मैंने YouTube के ऊपर एक सेकंड चैनल बनाया है जिसके ऊपर मैं एजुकेशनल वीडियोस के अलावा वीडियोस अपलोड करता हूं। तो अगर आप उस चैनल तक पहुंचना चाहते हैं जिसका नाम वक्कास है, तो आपको क्या करना होगा, अपने YouTube सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे मेरा पूरा नाम वक्कास नासिर और आपको ये चैनल नज़र आएगा वक्कास नासिर का। इसके ऊपर जाएंगे और पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको वक्कास लिखा नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप पहुँच जाएंगे उस चैनल तक और उन वीडियोज़ तक। बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज रिव्यू 10 जो है 9th क्लास की उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, जिसको एक बार पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कि जितनी भी स्टेटमेंट्स ये नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट क्यों गलत है और क्यों सही है। ये रीज़न भी हम यानी कि डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहली अगर स्टेटमेंट पढ़ूँ तो किसमें क्या बोला जा रहा है, अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स, के एक रे जो है वो उसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अब ये सही बात है या गलत बात है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रे किसे कहा जाता है। तो देखिए, एक लाइन ऐसे डालूं और ऐसे डालने के बाद एक साइड पे अगर एरो बना दूंगा तो ये रे बन जाएगी। ठीक है, रे की खास बात क्या होती है कि एक साइड पे ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट जो है आगे की तरफ बढ़ती रहती है, इसका मतलब ये होता है, और इस साइड पे तो इट्स मीन के यहाँ तक इसकी लेंथ है, तो ये रे होती है। तो अब उसने क्या बोला है कि रे के दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ये उसने कहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो एक एंडिंग पॉइंट तो इधर है, लेकिन दूसरी साइड पे एरो है, और एरो क्या शो कर रहा है कि लगातार आगे बढ़ती जा रही है इस साइड पर। तो इट्स मीन इधर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है ऊपर गलत साबित होती है। वो गलत बोल रहा है कि रे का जो होता है वो दो एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक ये वाला एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आई होप पता चल गया होगा कि ये क्यों फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉल्स, तो ये मैंने एफ यहाँ पर डाल दिया। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलें तो उसमें क्या बोला जा रहा है, इन आ ट्राइंगल ओके देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। यानी ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक राइट एंगल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल किसे कहा जाता है या ट्राइंगल किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन जल्दी से बताऊं तो ये इस तरह की तीन कॉर्नर वाली क्लोज्ड शेप जो होती है वो ट्राइंगल होती है। और राइट एंगल बोलते हैं जिसकी एक साइड, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड जो है वो 90 डिग्री की होती है, उसे राइट ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये साइड जो है वो 90 की है। ठीक है, तो अब वो यानी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक राइट एंगल बन सकती है, यानी एक 90 का एंगल बन सकता है। तो क्या ये सही बात है? यस, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल पैदा होता है क्यों, क्योंकि एक ही बन सकता है, दो आप कैसे बनाओगे? जैसे अगर लेट्स सपोज ऐसे करके अगर मैं इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो आप देखिए 90 का एक एंगल बन गया। दूसरा एंगल बनाऊंगा तो ये ट्राइंगल कैसे बनेगी? ट्राइंगल में तो सिर्फ 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब ये तो 4 साइड्स बन गई, तो इसलिए दो राइट एंगल तो आप कभी भी नहीं बना सकते। सिर्फ अगर ट्राइंगल बनानी है तो उसके अंदर एक राइट एंगल यानी 90 का जाविया बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। तो इसलिए ये बात जो है उन्होंने सही लिखी है कि ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक राइट एंगल बन सकता है। तो इसलिए इसके आगे मैं ट्रू लिख देता हूँ। यहाँ पर ये लिख दिया मैंने ट्रू, और नीचे वाली इन फिगर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। अगले की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर पे बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर कहलाते हैं इफ़ दे लाई ऑन सेम लाइन। तो अगर वो एक ही लाइन पर मौजूद हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं जैसे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन डाल दूं, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और इस लाइन के ऊपर जैसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे डाल दूं, एक पॉइंट यहाँ पे डाल दूं, एक पॉइंट यहाँ पे डाल दूं, एक पॉइंट यहाँ पे डाल दूं। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स मैंने डाल दिए। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे कोलिनियर कहलाते हैं, फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, तो कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स
बोला जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसने क्या बोला कि अब यानी कि पॉइंट सारे हटा दें अगर एक वक्त के लिए समझने के लिए, कि 3 पॉइंट्स आर सेट, कि 3 पॉइंट जो हैं कोलिनियर कहलाएंगे। अगर तो कब कोलिनियर होंगे, जब वो तीनों पॉइंट जो हैं एक सीधी लाइन पर मौजूद होंगे। आगे क्या बोला है, इफ़ दे लाई ऑन सेम लाइन। तो देखिए ये एक ही लाइन पर मौजूद हैं, तो ये बात तो सही है, उसने सही बात बोली है कि एक सेम लाइन पर मौजूद 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो ये सही बात है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू डाल दिया। इसको अब रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अगली स्टेटमेंट की तरफ चलें तो क्या बोला जा रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कि 2 पैरेलल लाइन जो होती हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, 2 की बात तो बाद में आएगी। तो पैरेलल लाइन यानी ऐसी लाइंस, ठीक है, जैसे एक लाइन ये डाल दी, यानी एक से ज़्यादा लाइन होंगी तभी पैरेलल को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक लाइन को तो कभी भी पैरेलल लाइन नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस होंगी तभी पैरेलल का वर्ड इस्तेमाल होगा। तो जैसे ये 2 लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस किसे कहा जाता है, ये हमारा सवाल था। तो देखिए 2 ऐसी लाइंस जिनके दरमियान फासला जो है कभी भी आप देखो तो वो एक जितना ही रहे थ्रू आउट। ठीक है, तो आप कहीं पर भी देख लो इन दोनों के दरमियान फासला जो है वो एक जितना ही रहेगा, चाहे आप इधर से मैयर करके देख लो चाहे इधर से मैयर करके देख लो। ठीक है, अगर मैं कुछ और डाल के दिखाऊं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। ठीक है, बल्कि ऐसे तो पैरेलल नहीं बनेगी, अंदाजे से स्केल की मदद से मेजरमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पहले से स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, तो इसकी मदद से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डाल सकता हूँ। तो आप देखिए इधर भी जितना फासला है उतना ही इधर फासला है। तो 2 ऐसी लाइनें जिनके दरमियान फासला जो है वो एक डिस्टेंस जो है वो एक जितना रहता है जब तक वो लाइंस आगे बढ़ रही होती हैं, तो उन लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। फिर चाहे वो 2 हों 3 हों, जैसे 3 लाइन डालूं तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन डाल देते हैं। तो अब आप देखिए ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि इन तीनों के दरमियान फासला जो है वक्त के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो एक जितना ही रह रहा है। तो फासला एक जितना रहे तो उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि 2 पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये दो लाइन कभी भी एक पॉइंट पे मिलेंगी ऐसे करके, कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब ये एक पॉइंट में मिलेंगी तो पैरेलल लाइन तो नहीं होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलती, वो एक जितने फासले के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये बात उन्होंने गलत लिखी है कि पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या एक पॉइंट पर मिलती है, तो ये गलत बात है। तो इधर मैं एफ डाल सकता हूँ, फॉल्स कह सकता हूँ इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो नीचे वाली ये लाइंस मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, के 2 लाइन्स जो हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये तो सही बात है कि जब भी 2 लाइंस डालो, जैसे एक लाइन ये डाल दी, ठीक है, तो 2 लाइनें जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो वो एक पॉइंट पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई सी भी 2 लाइंस होंगी, ऐसे कर लो, तो कहीं पर भी 2 लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगी तो वो एक पॉइंट पर ही एक इंटरसेक्ट होंगी। तो ये सही बात है, इसमें गलत बात नहीं है। तो दोबारा पढ़ देता हूँ, 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। यस, एक पॉइंट पर ही वो आके मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2 पॉइंट पे तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रू साबित यानी कि कर दिया, तो ट्रू लिख सकता हूँ। अगले की तरफ चलते हैं कि आ ट्राइंगल ऑफ कन्ग्रुएंट साइड्स, ओके, हैज़ नॉन कन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कन्ग्रुएंट साइड्स क्या होता है। कन्ग्रुएंट साइड्स का यानी कि ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो यानी कि सबसे पहले हमें एक ऐसी ट्राइंगल बनानी होगी जिसकी साइड्स जो हैं वो कन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो कन्ग्रुएंट कौन सी साइड्स होती हैं, कन्ग्रुएंट ऐसी साइड्स होती हैं जो कि एक जैसी हों, यानी सिमिलर हो। जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होगी, तो वो साइड्स जो हैं आपस में कन्ग्रुएंट होंगी। तो यानी कि स्टेटमेंट में वो ये बोल रहे हैं कि अ ट्राइंगल ऑफ कन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स जो हैं वो एक जैसी हैं। अब नॉन कन्ग्रुएंट एंगल्स, तो क्या ऐसी ट्राइंगल जो है वो नॉन कन्ग्रुएंट एंगल्स रखती हैं? तो कन्ग्रुएंट एंगल कौन से होते हैं, एक जैसे एंगल। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जब साइड्स एक जितनी होंगी ट्राइंगल में, तो ये जो एंगल बनेंगे तो ये भी एक दूसरे के जो हैं वो एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स
आपस में एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन एंगल बराबर ना हो। जब साइड्स बराबर हैं, साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल्स भी ज़रूर कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। खैर ये तो हमारा मकसद नहीं है, तो ये गलत बात बोल रहे हैं, यहाँ पे हम एफ लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल एल एम एन, देन, तो आपने फिर इन 3 फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये हमारी वो 2 ट्राइंगल है ए बी सी और एल एम एन। तो अब यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है वो कहाँ किसे जाता है, वरना इसको समझना याद कर सकते हो, निशानी लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव शायद सॉल्व भी कर लो, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किसे कहा जाता है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने वीडियो बना रखी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसे कहा जाता है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक मैं वहाँ पर शो कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर वो ज़रूर देख लीजिएगा, आगे भी आप लोगों के काम आएगा। लेकिन अगर ज़ुबानी बताऊँ यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनकी यानी कि सारी तीनों साइड्स, ठीक है, और तीनों एंगल्स वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल एक जैसे होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट साइड्स कहलाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी ज़ुबानी डेफिनेशन होगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की खास बात ये होती है कि हम यानी कि इनकी तरतीब को देखने के बाद भी हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को यानी कि फिल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर इन तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जैसे यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पे एल एम एन लिखा हुआ है, तो इस ए का ताल्लुक एल के साथ है, बी का ताल्लुक एम के साथ है और सी का ताल्लुक एन के साथ है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी कोई सी 2 ट्राइंगल, तो ये तरतीब जो है इस दूसरी वाली के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती होगी। अब इस तरतीब की मदद से कैसे फिल करेंगे और इस तरतीब का क्या फ़ायदा है, तो वो देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो ये बोल रहे हैं कि पहली यानी कि ऑब्जेक्टिव के अंदर के मेजरमेंट एंगल एम वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं इनको देखे बिना ही बता सकता हूँ कि ये एंगल एम है, तो ये किसके बराबर है। अगर यहाँ पर इसकी मिडिल पोजीशन है तो यहाँ पर भी ये बराबर होगा दूसरी ट्राइंगल की मिडिल पोजीशन के। तो मैं यहाँ पर देख के बता सकता हूँ इनकी पोजीशन से कि एम एंगल जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मेजरमेंट एंगल बी। और पिक्चर में अगर दिखाऊं तो यानी कि पिक्चर में एंड में देख लेंगे, पहले तीनों फिल कर लेता हूँ कि मेजरमेंट एंगल एन किसके इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट में। तो एन जो है वो लास्ट में है, तो इधर लास्ट में सी है, तो एन जो है सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मेजरमेंट एंगल, यहाँ पे आ गया सी। इसी तरह उसके बाद ए पूछा है, ए किसके इक्वल होगा, ए एंगल एल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेजरमेंट एंगल एल, ठीक है। तो ये तीनों मैंने फिल कर दिया। अब इनको चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए, एम को अगर देखूं तो एम है यहाँ पर 30 डिग्री का, तो मैंने बी के इक्वल रखे, बी यहाँ पर देखो आप, ये भी 30 डिग्री का है। तो देखिए एक दूसरे के साथ सिंक हो गए, मैच हो गए। ठीक इसी तरह अगर हम देखें दूसरे में एन दिया गया था, एन किसके इक्वल है, एन 60 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल रखे, सी के। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 60 के इक्वल है। ठीक इसी तरह ए एल को देखेंगे तो ये 90 है और ये एल भी 90 है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग ये समझ सको कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर पोजीशंस जो हैं वो मैटर करती हैं, आपको फिगर देखने की ज़रूरत नहीं। यही मकसद है इस एमसीक्यूज़ का, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है, और आसान सी एमसीक्यूज़ थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन,
देन फाइंड द अननोन x। तो अननोन x आपने मालूम करना है। अननोन x कौन सा है? अगर देखें तो ये अननोन x है, यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा वो आपने मालूम करना है कि n वाली पोजीशन पर। तो पिछले यानी क्वेश्चन की तरह ही है कि आप लोगों को अभी बताया मैंने कि ये जो प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस की मदद से भी हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अगर ज़ुबानी देखूँ तो n के पॉइंट पे हमने मालूम करना है, ठीक है। तो n के पॉइंट पे एन लास्ट में है इस ट्रायंगल के, तो ये इक्वल होगा एंगल सी के। तो एंगल सी कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल एन जो है वो कितना होगा? वो भी 60 डिग्री होगा। तो आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन इसको लिखेंगे थोड़े बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। ये लिख लिया। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों ये कन्ग्रुएंट है, तो ये अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे अब लिख लेता हूँ कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा? मेजरमेंट एंगल एल के, ठीक है। एक तो आप दोनों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप देख सकते हो मेजरमेंट ए जो है वो किसके? मेजरमेंट एल के इक्वल है। और तो ए यहाँ पे कितना है? 40। तो एल देखें, एल भी होगा 40। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा यहाँ पर, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर लिख दूंगा 40 डिग्री, ठीक है। ठीक इसी तरह मेजरमेंट एंगल बी जो है वो एम के इक्वल है, ये भी नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेजरमेंट एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है? एम के। तो मेजरमेंट एंगल एम के, और बी अगर देखें तो कौन सा है? 80। तो बी 80 है, तो एम भी क्या होगा? 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ठीक इसी तरह अब हमारा लास्ट में हमें मालूम हो जाएगा मेजरमेंट एंगल सी जो है वो एन के इक्वल है। तो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो मेजरमेंट एंगल एन के इक्वल आ जाएगा। तो सी कितना है हमारा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यानी कि हमने n जो है वो मालूम करना था, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल N जो कि है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कि C जो है वो N के इक्वल है और ये दोनों 60 के इक्वल हैं, तो x भी जो है वो 60 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, कि आपने अननोन्स की वैल्यू मालूम करनी है फॉर द गिवन कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दी गई कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करते हुए या कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल, अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो किसे कहा गया है? तो फिगर में आप देखेंगे तो 5m-3 है टू m+6 है। तो इसके अंदर जो m है ये अननोन वैल्यूज़ हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ अननोन वैल्यू भी है, जैसे 5x+5 है, इसके अंदर x जो है वो अननोन वैल्यू है। तो अननोन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं फिगर्स के अंदर? एक m और एक x। तो इन दो की वैल्यूज़ मालूम करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो एंगल्स यानी कि दो ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो वो दो कौन सी हैं? एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों एक जैसी ही हैं, सेम साइज़ की हैं और सेम एंगल्स हैं इन दोनों के, बस फ्लिप किया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि बस इनकी कॉमन साइड है, लेकिन इन दोनों की में कोई फ़र्क नहीं है। उसका एक सबूत ये भी है कि देखिए आपको बताया भी गया है कि ये साइड जो है इस साइड के कन्ग्रुएंट है, ठीक है, यानी इन दोनों की लेंथ एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह ये साइड जो है इस साइड के कन्ग्रुएंट है, इट्स मीन के इन दोनों की लेंथ भी आपस में एक दूसरे के बराबर है। और ठीक इसी तरह क्योंकि ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी जो हैं वो भी एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है। तो ये बी पॉइंट पे जो एंगल है 55 का, ये इसके इक्वल है सी के। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। खैर इसको सॉल्व करूँगा तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व ही करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, और सोल्यूशन लिखने के बाद पहली चीज़ m की वैल्यू मालूम करना है। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि वो जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको पहले वेल डिफाइन कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो ट्रायंगल कौन कौन सी, एक को कर लेता हूँ ए बी डी,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ACD, ACD। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपने ऐसे करके इसको ऐसे लिखा है ना ABD, तो ठीक इसी तरह इधर भी ऐसे ही आएंगे ACD, क्योंकि यही चीज़ हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि इनकी तरतीब के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करता है, तो इनकी तरतीब ख़राब मत करिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मत करिएगा ABD कॉन्ग्रुएंट टू ADC, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। खैर, ये दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद फर्स्ट थिंग में हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, तो m की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो डेटा इस्तेमाल करेंगे वो ये करेंगे कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुई। अगर ये इक्वल हैं तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि लाइन सेगमेंट BD इज़ इक्वल टू किसके होगा, DC के या CD के। तो यहाँ पे DC लिख लेते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको इक्वल रख लेंगे, क्योंकि इक्वल रखेंगे तो ही तो m की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो अब BD किसके इक्वल है, वो है 5m-3, और इधर DC देखें तो 2m+6 आ गया। ठीक है, अब जो है m को एक तरफ कर लो और नंबर्स को उधर ले जाओ, तो 5m इधर ही रहने देते हैं, इस 2m को इधर लेकर आएंगे तो -2m हो जाएगा, इस -3 को उधर लेकर जाएंगे तो +3 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 गया तो पीछे बच गया 3m इज़ इक्वल टू 9 एंड m इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3 एंड m इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि m की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेकंड में हमने क्या मालूम करना है वो भी देख लेते हैं। सेकंड में हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x की वैल्यू कैसे मालूम होगी, ये वाला क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं नीचे क्या लिखूँगा, ABD यानी कि मेजरमेंट एंगल ABD। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ACD के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ACD के। ठीक है, ये चीज़ आपको शायद पता हो, लेकिन वीक बच्चों को मैं अच्छे से जानता हूँ कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए देखिए ये एंगल इसके बराबर ऐसे बताया था ना मैंने, तो देखिए आप इसको लिखेंगे तो ऐसे ही ना ABD, यानी कि अब आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि इसको ऐसे ही तो लिखेंगे ABD। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे ACD, इनकी तरतीब का ख्याल रखेंगे वरना गलत हो जाएगा। ACD मेन चीज़ आपने क्या, जो एंगल होता है कभी भी ज्योमेट्री के अंदर वो मिडल वाला ही मिडल में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर भी मैंने B मिडल में रखा है और इधर भी C मिडल में रखा है, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा वरना सवाल आपका ठीक नहीं होगा। तो अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो अब ABD किसके इक्वल है, वो है 55 डिग्री के। ठीक है, तो इसलिए ABD के नीचे मैं लिख दूंगा 55 डिग्री। ठीक है, और ACD किसके एंगल किसके इक्वल है, 5x + 5 होल की डिग्री, 5x + 5 होल की डिग्री। ठीक है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसको इसके नीचे लिख दो और इसको इसके नीचे लिख दो, तो भी चेक करने वाले को पता चला तो वो आपका गलत कर देगा। तो अब इसको सिंपल करें तो 55 इज़ इक्वल टू 5x + 5। अब 5 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आके इधर माइनस का हो गया, इधर बच गया ओनली 5x, ये पीछे बच गया 5 निकाला तो 50 और इधर हो गया 5x। 5 को इधर लाके डिवाइड करवाया तो 50 डिवाइड बाय 5 और इधर बच गया x। 5 × 50 होता है, तो x जो है वो बेसिकली किसके इक्वल आया, वो आया 10 के इक्वल, और ये डिग्री में मालूम कर रहे थे तो डिग्री का साइन भी ऊपर डाल देंगे, तो x की वैल्यू भी आ गई। तो ओवरऑल यहाँ पे लिखेंगे सो या हैंस x इज़ इक्वल टू 10 डिग्री एंड m किसके इक्वल आया था, 3 के, तो m इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा और अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।